सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकगण और बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए समस्त शिक्षक बंधुओं और इस संपूर्ण बाल साधना विद्यालय परिवार की धरोहर के रूप में जितने भी अध्ययनरत बच्चे हैं, उन बच्चों का इस बाल साधना की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है 8 जून 2020 का टॉपिक है, वो लेसन संख्या 4 पार्ट नंबर 3 है। इस टॉपिक में हम औद्योगिक क्रांति के आगे का बिंदु पढ़ेंगे और इस टॉपिक में जो हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा वो औद्योगिक क्रांति के दौरान मशीनरीकरण क्षेत्र में या लोहे के क्षेत्र में क्या क्रांति आई, क्या प्रयास हुए, क्या क्या सुधार हुए, कौन से आविष्कार हुए, लोहे के क्षेत्र ने किस प्रकार इस औद्योगिक क्रांति के लिए एक नूतन और वरदान साबित हुए थे। इंग्लैंड में मशीनरीकरण में काम आने वाला कोयला और इस्क बहुत थे। इंग्लैंड के पास दो चीज़ें बहुतायत थी, एक तो कोयला जो ऊर्जा का प्रधान स्रोत था और जो दूसरा जो था लोहा इस्क, ये भी एक प्रधान स्रोत के रूप में था। तो कोयला और लोहा इस्क बहुत था, लेकिन औद्योगिक विकास के बाद पुरातन पद्धति से पूर्ति होना संभव नहीं था। कोयला और लोहे का पुरातन जो पद्धति थी, बैलगाड़ियाँ थी, छोटे संसाधन थे, उनसे खुदाई थोड़ी मात्रा में होती थी। तो जब औद्योगिक क्रांति से उत्पादन का दायरा बढ़ गया तो इस पुरातन व्यवस्था से उनकी पूर्ति होना संभव नहीं था। लोहा इसको शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों की खोज हुई, अनेक नए प्रयास हुए, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धिकरण हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम में लेने का प्रयास किया गया। सबसे पहले 1709 ईस्वी के अंतर्गत, वो 1709 ईस्वी के अंतर्गत अब्राहम जो ड्रबी हैं, उस इब्राहिम ड्रबी द्वारा दमन भट्टी का आविष्कार किया गया। इब्राहिम ड्रबी के द्वारा दमन भट्टी विकसित की गई थी और उस दमन भट्टी में जो कोक पत्थर का जो कोयला होता था उसका प्रयोग होता था। तो इब्राहिम ड्रबी ने किसका आविष्कार किया? दमन भट्टी का आविष्कार किया। इसमें कोक भी कौन सा, जो पत्थर का कोयला था, उसका इसके अंतर्गत प्रयोग होना शुरू हो गया था। कहा जाता है कि द्वितीय ड्रबी जो थे, दूसरे व्यक्ति थे, उस द्वितीय ड्रबी ने 1711 से लेकर 1768 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा और इन्होंने ढलवा लोहे से पिटवा कर लोहे का प्रयोग किया। जो ढलवा लोहा जैसे मील में जो काम में निकलता है, और ढलवा लोहे को पिटवा बनाकर काम में लिया गया। तो द्वितीय ड्रबी ने 1711 से 68 के बीच इसे ढलवा लोहे को पिटवा बनाकर इसके उपयोग में वृद्धि की गई थी। उसके बाद में अगले व्यक्ति जो आए वो हेनरी कोर्ट आए। हेनरी कोर्ट के द्वारा 1740 टू 1823 ईस्वी, ये बेटे थोड़ी टिपिकल बातें हैं, दोबारा बता दूं। आपका जो टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन के पास कोयला और लोहा इस्क बहुत था, लेकिन औद्योगिक विकास से जो पुरातन विधि थी, जो छोटे परंपरागत संसाधन थे, उससे उद्योगों में पूर्ति होना संभव नहीं था। तो अनेक आविष्कार हुए। सबसे पहले 1709 ईस्वी में इब्राहिम ड्रबी द्वारा दमन भट्टी का आविष्कार किया। पत्थर का जो कोयला था उसका इसमें प्रयोग हुआ। द्वितीय ड्रबी ने ढलवा के स्थान पर पिटवा कर लोहा काम में लिया। और हेनरी कोर्ट जो है उसने एलोडन भट्टी का आविष्कार किया था। हेनरी कोर्ट ने किसका आविष्कार किया? एलोडन विधि का आविष्कार किया था। ये जो एलोडन विधि है, ये इसका जो आविष्कार उनके द्वारा किया गया था, ये क्या थी? जिसमें पिंगले लोहे से अशुद्धि को दूर किया जाता था। इसमें क्या होता था? इसमें
पिंगले लोहे से, कौन से लोहे से? पिंगले लोहे से अशुद्धि को दूर किया जाता था, अशुद्धि को दूर किया जाता था। पहले लोहा था, उसको पिघला के जब वो उसकी अशुद्धियाँ थी उसकी दूर किया जाता था। बेलन मील का आविष्कार किया गया। उसके बाद में एक नया आविष्कार था बेलन मील का आविष्कार। ये बेलन मील का जो एक बहुत बढ़िया आविष्कार था, इसके अंतर्गत क्या हुआ, शुद्ध और अच्छा लोहा बनना शुरू हो गया था। क्या बनना शुरू हो गया? शुद्ध, एकदम से बिल्कुल प्योर, शुद्ध व अच्छा लोहा बनना इसके अंतर्गत तैयार हो गया था। तो लोहे के क्षेत्र के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पहले में इब्राहिम ड्रबी द्वारा दमन भट्टी बनाई गई। द्वितीय ड्रबी द्वारा डलवा लोहे के स्थान पर पिटवा लोहा लिया गया। हेनरी कोर्ट के द्वारा एलोडन विधि का आविष्कार किया गया और बेलन मील का आविष्कार सिद्ध में लोहे को शुद्ध और सुंदर करके काम में लिया गया था। हेनरी बेशेमर ने एक नई इस्पात विधि बनाने की खोज की जिसको बेशमर पद्धति कहते हैं। हेनरी बेशेमर ने एक नई इस्पात विधि आविष्कृत की। नई इस्पात विधि जो थी वो खोजी और इस नई इस्पात विधि जो खोजी थी जिसके अंतर्गत डलवा लोहे को सीधा इस्पात तैयार किया गया। जो डलवा लोहा था उसे डलवा लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया गया था। ये परिवर्तन जो टोटल हुए थे वो लोहे के क्षेत्र में हुए थे। उसके बाद भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ। भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ। भाप की शक्ति का आविष्कार सबसे पहले 1712 ईस्वी में, और 1712 ईस्वी के अंतर्गत टॉमसन न्यूकोमेन थे। कौन थे? टॉमसन न्यूकोमेन थे। उसने एक वाष्प इंजन बनाया था। न्यूकोमेन ने वाष्प इंजन बनाया था और वाष्प इंजन जो न्यूकोमेन ने बनाया था, टॉमसन न्यूकोमेन था, उसका आविष्कार था। उसमें इंजन में ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती थी। लेकिन पहला जो इंजन भाप इंजन बनाया न्यूकोमेन ने 1712 ईस्वी के अंतर्गत बनाया। लेकिन इसके एक सबसे बड़ी बात ये थी कि गहराई का जो खदान होते थे उसमें कई बार पानी भर जाता था, उसको निकालने में सक्षम नहीं थे। और इस भाप शक्ति के अंतर्गत क्या थी, खर्चीली थी, ज़्यादा खर्चा होता था क्योंकि ये परंपरागत संसाधन था। और जब परंपरागत संसाधन था तो इसके अंतर्गत क्या कि उस तरीके से उपयोग इसका हो नहीं पा रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में जेम्स वाट थे। उस जेम्स वाट ने न्यूकोमेन के वाष्प इंजन के दोषों को दूर कर एक नया इंजन बनवाया। किससे? जो न्यूकोमेन साहब ने जो इंजन बनाया था, जो खर्चीला था, खदानों में पानी नहीं निकाल पाता था, तो जो जेम्स वाट थे उसने न्यूकोमेन, किसको भाई? न्यूकोमेन के इंजन को शुद्ध किया गया और उसमें ऐसे सुधार किए गए थे कि उससे सुधार करके ताकि उसमें खर्चा कम आए, ज़्यादा खर्चा उसमें ना हो, ऐसा किया गया था। भाप शक्ति के अलावा संचार के क्षेत्र में भी अनेक आविष्कार यहाँ पर हुए थे। संचार के क्षेत्र में जो अनेक आविष्कार हुए उसके अंतर्गत 1844 ईस्वी के अंतर्गत एक व्यक्ति थे सैमुअल, ये सैमुअल मोर्स थे। इस सैमुअल मोर्स ने एक व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार किया। एक व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार किया। इस व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार किसने किया? सैमुअल मोर्स, ये वैज्ञानिक है। 1844 के अंतर्गत किया गया था। और इस सैमुअल मोर्स के जो व्यवहारिक तारपत्र के आविष्कार के बाद संपूर्ण विश्व जगत के संपूर्ण समुदायों को आपस में जोड़ दिया। इसका फायदा क्या हुआ? इसका अगर आप लाभ लिखोगे तो लाभ यह है कि जो संपूर्ण जो क्षेत्र है उस संपूर्ण क्षेत्र को आपस में जोड़ा गया, नज़दीक लाया गया। आप इसमें एक शब्द यूज कर सकते हो, विश्व के विभिन्न समुदायों को आपस में जोड़ा गया। यानी जो विश्व जगत के संपूर्ण समुदाय जो थे उनको आपस में जोड़ दिया गया था। ये काम इसने किया था। उसके बाद 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1876 ईस्वी के अंतर्गत ग्राहम बेल नामक व्यक्ति थे,
ग्राहम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो ये भी एक क्रांतिकारी। अब ये देखो सारे कंपटीशन के क्वेश्चन है, जैसे आपको दमन भट्टिया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कंपटीशन का, DTM डलवाल हुआ बहुत बढ़िया कंपटीशन का, हेनरी कोट ने अलोडन विधि बहुत बढ़िया कंपटीशन, बेलन मील या बेसमेर पद्धति शुद्ध और अच्छा करने के लिए कौन सी का आविष्कार हुआ, बेलन में बेसमेर पद्धति क्या कहलाती है, इसके ऊपर बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला इंजन किसने बनाया, न्यूकोमैन ने, न्यूकोमैन वाले में शुद्ध किया, जेम्स वाट ने कब किया, तार का आविष्कार किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके आते हैं। फिर औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत परिवहन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, क्या परिवर्तन हुए, यानी परिवहन के क्षेत्र में कौन कौन से काम इसके अंतर्गत किए गए थे। परिवहन के क्षेत्र में स्कॉटलैंड वासी मकाडम ने सड़क निर्माण विधि बनाई थी, यानी स्कॉटलैंड जहाँ के जेम्स कर्नल टोड भी यहीं के रहने वाले थे, जिसको राजस्थान के इतिहास का पता कहते हैं, स्कॉटलैंड वासी थे और उसका नाम था मकाडम। मकाडम ने सड़क की एक प्रक्रिया बताई, निर्माण की विधि बताई। उसने कहा जैसे ये सड़क है तो इसकी ये नीचे की जो परत है, ये जो परत है किसकी होनी चाहिए, पत्थर की होनी चाहिए। मान लो पत्थर डाल दिए, इसके अंतर्गत परत होनी चाहिए। अब ये दूसरी परत आएगी, ये छोटे पत्थर, जिसको आप छोटे पत्थर या कंक्रीट कह सकते हो, कंक्रीट की होनी चाहिए। फिर इसके ऊपर क्या डाली जाए, मिट्टी डाली जाए। ये विधि जो थी वो स्कॉटलैंड वासी मकाडम ने बताई, जाता कि जो यातायात के साधन है वो सुगम तरीके से जा सके, उनके कारण आवागमन है वो अच्छा हो सके, इसके लिए उन्होंने ये प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ कि सड़क मार्ग अत्यधिक असुविधाजनक भी था और खर्चीला भी था। सबसे बड़ी बात यह है, सड़क मार्ग खर्चीला था, एक बात तो ये आती है, खर्चीला भी था और खर्चीला होने के साथ साथ यानी असुविधाजनक था, ही असुविधाजनक था। तो असुविधाजनक भी था और खर्चीला भी था। तो असुविधाजनक था, खर्चीला था, इसको सुगम बनाने के लिए जलीय मार्ग का सहारा लिया गया। इसको सरल बनाने के लिए जलीय मार्ग का सहारा लिया गया कि थोड़ा जलीय मार्ग तो सीधा भी होता है, सुगम भी होता है, सस्ता भी होता है, तो जलीय मार्ग का सहारा उसके द्वारा लिया गया। सबसे पहले इंग्लैंड में पहली नहर बनी, वर्सनेली कैनाल नहर बनी थी। यानी जलीय मार्ग को बनाने के लिए इंग्लैंड में 1761 ईस्वी के अंतर्गत जेम्स बिदरली द्वारा एक नहर बनाई गई थी, उसका नाम था वर्सनेली कैनाल। एक नहर बनाई गई थी, उस नहर का नाम क्या था, वर्सनेली कैनाल नहर। ये पहली बार नहर बनी थी, कहाँ पर, 61 ईस्वी के अंतर्गत बनी थी। इंग्लैंड में क्या हुआ कि 1788 से लेके 1796, यानी आप ये कह सकते हो 12 वर्ष, 1788 से 1796 ईस्वी तक 12 वर्ष तक अनेक नहरों का निर्माण हुआ। अनेक नहरों का निर्माण हुआ, यानी 1788 से 96, 12 वर्ष में अनेक नहरों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसलिए इस काल को नहरों उन्माद कहते हैं। इसलिए इस काल को नहरों उन्माद कहते हैं। नहरों उन्माद का अर्थ यहाँ पर क्या लगाया जाता है, नहरों उन्माद का मतलब यहाँ होता है कि ये नहर बहुत ज़्यादा इसके काल के अंतर्गत बनी थी। फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड द लेस्पेथ, यानी एक फ्रांसीसी इंजीनियर है, फ्रांसीसी इंजीनियर, और उसका नाम है ध्यान से देखना भाई, फर्डिनांड द लेस्पेथ नामक जो व्यक्ति है, उसने एक नहर का निर्माण करवाया था। उस नहर का नाम है स्वेज नहर। तो फ्रांसीसी इंजीनियर जो फर्डिनांड लेस्पेथ नामक एक व्यक्ति थे, उसने स्वेज नहर का निर्माण करवाया। ये स्वेज नहर किसको जोड़ती थी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती थी। किससे जोड़ती थी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती थी। इसके कारण क्या हुआ, एक तो रास्ता सीधा हो गया और एक क्या हुआ कि सुगम हो गया। जैसे अगर आपको यहाँ पर एक बात बताई जाए कि इस रास्ते में कितने फायदे हुए जब एक स्वेज नहर बनी थी, भारत और यूरोप के मध्य की दूरी 1/3 कम हो गई थी। तो देखो कितना खर्चा कम होगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यानी भारत की जो दूरी है, भारत की दूरी 1/3 कम हो गई, 1/3 कम हो गई। किससे हो गई भाई,
यानी यूरोप से भारत की जो दूरी है, यूरोप से भारत की जो दूरी है वो 1/3 कम हो गई थी। ये बात यहाँ पर देखी गई थी। दूसरी बात यह है कि रॉबर्ट फुल्टन, जिसमें 1807 ईस्वी के अंतर्गत प्रथम वाष्प संचालित नौका का आविष्कार हुआ। 1807 ईस्वी के अंतर्गत प्रथम जो वाष्प चालित जो नौका का आविष्कार हुआ था, प्रथम वाष्प संचालित नौका का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट फुल्टन ने, और कब किया था? 1807 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाता है प्रथम भाप संचालित नौका कब विकसित हुई? रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा कब की गई थी और कब की गई थी? 1807 ईस्वी के अंतर्गत इसका आविष्कार किया गया था। और ये पहली बार किस नदी में चली थी? हडसन नदी में। बच्चों एक चीज़ देखो, यहाँ देखो, अगर आपको पहली नौका कहाँ चली? हडसन में। पहली नौका किससे संचालित थी? भाप संचालित। कब चली? 1807 में। किसने आविष्कार किया? रॉबर्ट फुल्टन ने। लाल सागर भूमध्य सागर को नहर जोड़ती है, स्वेज नहर। स्वेज नहर के जो वास्तुकार फ्रांसीसी इंजीनियर, उनके कारण भारत को क्या फायदा हुआ? इसकी भारत की 1/3 किससे कम हो गई? यूरोप से कम। सुगम रास्ता किसको बताया? जलीय मार्ग। यानी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि 1844 ईस्वी के अंतर्गत जॉर्ज स्टीफेंस नाम के व्यक्ति थे। कौन थे? जॉर्ज स्टीफेंस नामक व्यक्ति थे। जॉर्ज स्टीफेंस ने प्रसिद्ध भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किया। स्टीफेंस ने प्रसिद्ध, यानी जो था स्टीफेंस नाम का व्यक्ति था, उसने जो प्रसिद्ध भाप का इंजन बनाया। किसका इंजन? भाप का इंजन बनाया। और भाप का जो इंजन था उसका आविष्कार किया, जिसका नाम था रॉकेट का आविष्कार किया था। तो भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। 1814 ईस्वी के अंतर्गत ये विकास उनके द्वारा किया गया था। 1830 में पहली रेल चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1830 में। और प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक? प्रथम जो रेलगाड़ी है, ये प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी कहाँ से? मैनचेस्टर। कहाँ से भाई? मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर पहला स्थान है ब्रिटेन का जिसमें सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग की जननी कही जाती है। यही कारण है कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, क्योंकि भारत में सूती वस्त्र उद्योग है। तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। फिर दूसरी बात, एक बात आती है, जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ये काफ़ी बातें इस पर जुड़ती है। तो पहली रेलगाड़ी भी कहाँ से कहाँ तक चली थी? यानी जो मैनचेस्टर क्षेत्र है, और मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चली थी। कहाँ तक चली थी? लिवरपूल नामक स्थान है, उस लिवरपूल के बीच में चली थी। तो लिवरपूल के बीच स्थान पर प्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर टू लिवरपूल के बीच थी। कोयला, लोहा, अन्य जो रेल थे, ये इसकी प्रमुख संसाधन थे, वो भी ब्रिटेन में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थे। तो ये आपके वो सटीक बिंदु थे जो सीधे रूप से कंपटीशन में भी आएंगे। और आपकी बोर्ड की क्लास के जो 13 क्वेश्चन, जो शुरुआती जो क्वेश्चन होते हैं, उन शुरुआती क्वेश्चनों में भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण बात देखी जाती है। अब आपका प्रश्न टॉपिक शुरू होता है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या निकले थे। भाई इसके परिणाम क्या हुए, या कौन कौन से इसके परिणाम हुए थे? तो इसके अलग अलग परिणाम हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, एक प्रसिद्ध विद्वान है जिसका नाम है विल्ड्रा। विल्ड्रा नामक एक प्रसिद्ध विद्वान है, और उस विल्ड्रा नामक प्रसिद्ध विद्वान ने क्या कहा? मानव के इतिहास में 2 प्रसिद्ध क्रांति है। विल्ड्रा क्या कहता है? 2 प्रसिद्ध क्रांति है। किसके इतिहास में? मानव इतिहास में। यानी वुड्रो विल्सन कहता है कि मानव इतिहास में 2 प्रसिद्ध क्रांति हैं। और 2 प्रसिद्ध क्रांति कौन कौन सी है? तो 2 प्रसिद्ध क्रांति जो मानव इतिहास में मानी जाती हैं, जिसमें इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया है, वुड्रो कहते हैं 2 प्रसिद्ध क्रांति है जिन्होंने मानव इतिहास को बहुत प्रभावित किया है। अब पहला देखिए, नंबर बिंदु 1। पहले नंबर, जब मनुष्य ने पाषाण युग में आखेट छोड़कर कृषि को अपनाया। पहला तो क्या था? मनुष्य ने पाषाण युग को छोड़कर कृषि को अपनाया था। पाषाण युग को छोड़कर कृषि को पेशा बनाया। एक तो ये क्रांति थी। मनुष्य ने पाषाण युग, पाषाण में एक शब्द आ सकता आखेट, आखेट को छोड़कर कृषि को प्रमुख पेशा बनाया। एक तो ये ऐसी, विल्ड्रा के अनुसार ऐसी क्रांति थी जिसने इतिहास को बहुत प्रभावित किया। एक 18वीं सदी में मनुष्य ने कृषि का छोड़कर उद्योग अपनाया। और दूसरा, 18वीं सदी में मनुष्य ने
कृषि को छोड़कर उद्योग को प्रमुख आधार बनाया। तो कितनी बात होगी? 2। वुडर क्या कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम ये था कि विश्व जगत की 2 प्रसिद्ध क्रांति हुई मानव इतिहास में। मनुष्य ने पाषाण युग को छोड़कर कृषि को पेशा बनाया और 18वीं सदी में मनुष्य ने कृषि को छोड़कर उद्योग को प्रमुख आधार बनाया था, जिस कारण संपूर्ण इतिहास जगत को इन दोनों ही घटनाओं ने काफ़ी हद तक क्या किया है? प्रभावित किया है। अब हमारी औद्योगिक क्रांति के प्रमुख परिणाम क्या है? पहला परिणाम हमारी औद्योगिक क्रांति का है वो है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में पहला क्या हुआ? उत्पादन। तो ये तो बात सही है, पहले छोटे स्तर पर उत्पादन था, कुटीर उद्योग थे, बड़े उद्योग बन गए, उत्पादन बढ़ गया और वाणिज्य में वृद्धि हुई। वाणिज्य के अंतर्गत क्या हुआ कि दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध सब व्यापारिक संगठन बने, उत्पादन भी बढ़ा और व्यापारिक संगठन बने। इसके कारण ये परिणाम आर्थिक संतुलन हुआ। दूसरी बात ये आर्थिक संतुलन ये हुआ कि कृषि में जैसे व्यापारिक फसल हुई तो किसान भी आर्थिक तरीके से समृद्ध हो गए, अच्छी चीज़ें बनी, अच्छे कपड़े बने, अच्छी इस्पात की मशीनें बनी, तो आर्थिक संतुलन भी इनसे क्या हुआ? वृद्धि हुआ था। औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। यहाँ पर ये एक बिंदु बड़ा है। देखो, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। पूंजीवाद कैसे? जैसे आज भी हमारे भारतवर्ष में देखिए, जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, जैसे टाटा समूह है, बिरला समूह है, डालमिया समूह है, अंबानी समूह है, ये सारे समूह ये सब पूंजीपति हैं और जिनके पास उस समय पैसा था, पूंजी की उपलब्धता थी, अच्छे संसाधन थे, वो उद्योगपति बन गए। तो इस औद्योगिक क्रांति की वजह से अच्छे उद्योगपतियों को पनपने का पूरा मौका मिला था। नगरों का विकास हुआ। नगरों का विकास कैसे हुआ? जैसे जहाँ कोई उद्योग विकसित हुआ तो कोई भी उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ पर काम करने के लिए कम मजदूर आए, उनके लिए क्वार्टर बने, रहन सहन के लिए सुविधाएं मिली। अब धीरे धीरे उस उद्योग के इर्द गिर्द क्या हुई? एक बस्ती विकसित हुई, जनसंख्या उसकी बढ़ती गई और उसने उस बस्ती ने एक नगर का रूप ले लिया। तो औद्योगिक क्रांति का एक आर्थिक परिणाम हुआ, नगरों का विकास भी हुआ। एक घाटा भी हुआ इसमें। जो कुटीर उद्योग थे, जैसे जुलाहा पहले घर पर काम करता था, कुम्हार करता था, ठठेरा काम करता था, मशीनों का छोटा मोटी मशीनें बनती थी। अब ये कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया और इन कुटीर उद्योगों का स्थान किसने ले लिया? वृहत उद्योगों ने ले लिया था। इसलिए इनका स्थान वृहत उद्योगों ने लेने के कारण कुटीर उद्योगों को काफ़ी नुकसान हुआ। बैंक और मुद्रा का विकास हुआ। पहले क्या था कि छोटे स्तर पर काम था तो बैंक नहीं थे। अब कर्मचारी काम करेंगे, उनको वेतन देना होगा, पैसों का लेन देन होगा, वो यानी कि एक फिक्स वेतन पर काम करेंगे, तो उसे बैंक बनाए गए और बैंक के साथ साथ बैंकिंग पद्धति विकसित हो गई थी। तो बैंकिंग पद्धति को भी जन्म देने का जो काम किया है वो काम किसने किया? औद्योगिक क्रांति ने किया है। फिर दूसरी बात है कि राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ, संरक्षण हुआ, बड़े बाजार बने, क्योंकि पहले तो छोटे मोटे स्तर पर काम होते थे। अब माल को बेचने के लिए, खरीदने के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ से उसकी सुगमता हो सके, तो उसके लिए बाजारों का क्या हुआ? आविष्कार किया गया था या बाजार यहाँ पर विकसित किए गए थे। उसके बाद में सामाजिक परिणाम है। तो इसके बाद अगला जो बिंदु हमारा शुरू होता है, वो अगला बिंदु क्या शुरू होता है उसे आप ध्यान से देखिए। तो हमारा हम टॉपिक होता है सामाजिक परिणाम, कि समाज के क्षेत्र में क्या परिणाम हुए थे औद्योगिक क्रांति के कारण। औद्योगिक क्रांति नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई। देखो, नैतिक मूल्यों में कैसे गिरावट आती है? अब उद्योगों में काम करने के लिए कर्मचारी गए, घर परिवार को छोड़कर चले गए। अब उनका परिवार, उनके बीवी बच्चे वहीं रहने लग गए, तो उसकी जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, समाज में जो एक आम बुजुर्ग व्यक्ति और छोटों के प्रति जो उनके अधिकार थे वो संकुचित हो गए, वो खुद तक सीमित हो गया। एक संगठित परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारियों में गिरावट आ गई थी। संयुक्त परिवार प्रथा का बिखराव हो गया। पहले क्या थे, जब एक जगह रहते थे, एक ही स्थान पर रहते थे, वहाँ ही लोगों के साथ परिवार के मिलजुल के। अब मान लो आप नौकरी लग गई किसी उद्योग में, तो आपने अगर मान लो आप अपना परिवार, जैसे आपके बच्चे और आपके जीवन साथी हैं, उनको आप यहाँ से लेकर आप वहाँ चले जाओगे, तो आपके माता पिता से, आपके चाचा चाची से आपका जो परिवार है उससे बिखरा हो गया। आप जीवन में फिर लौट के वापस नहीं आए, वहीं आपने प्लाट खरीदे, मकान खरीदे, बना ली। औद्योगिक क्रांति के कारण संयुक्त परिवार बिखर गए। नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ।
औद्योगिक क्रांति के कारण देखो पहले दो वर्ग थे, एक तो पूंजीपति था, एक मजदूर था। पूंजीपति थे उनका भी संयुक्त परिवार था, गरीब था उनका भी। अब एक बीच का वर्ग ऐसा निकला जो संयुक्त परिवार से बिछड़ के जो आया, जो काम कर्मचारी वर्ग, जिसको आप मध्यम वर्ग कह सकते हो। उसमें एक नया ऐसा वर्ग जिसमें डॉक्टर आया, इंजीनियर आया, शिक्षक आया। उसके अंतर्गत जैसे आपका एक औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति आए, अधिकारी वर्ग आए। इनमें मध्यम वर्ग तैयार हो गया कि उद्योगों में जो काम करते थे उनके अधीन ये विकसित हुआ था। गंदी बस्तियों की समस्या आई। अब उद्योगों में क्या है कि प्रोडक्ट निकले। अब गंदी बस्तियां तो विकसित होंगी। गंदी बस्तियां कैसे विकसित होंगी कि मान लो इसमें अपशिष्ट निकलता है, उसको यूं ही छोड़ दिया। अब आप देखते हो हमारे जैसे जो औद्योगिक होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट है, वहाँ गंदी हवाएं आती रहती हैं, अशुद्ध वातावरण रहता है, तो वहाँ गंदी बस्तियों का विकास होना स्वाभाविक था। नई संस्कृति का जन्म हुआ। नई संस्कृति कैसे, जैसे अगर आप घर परिवार को छोड़कर गए, आपने ओपेरा में गए, फिल्म हॉल में गए, पिक्चर हॉल में गए, रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया, लोगों में जैसे लोगों में बैठे वैसे ही आपने आचरण कर लिए, तो हमारी जो एक पुरातन जो संस्कृति थी, पुरातन जो व्यवस्थित संस्कृति थी, उसका अंत हुआ और एक नई संस्कृति वहाँ पर क्या हुई, विकसित हुई। एक जनसंख्या वृद्धि भी हुई, क्योंकि जब नगरों का विकास हुआ, वहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ थी, उनकी जगह बड़े नगरों ने लिया, तो वहाँ पर बड़ी बस्तियाँ जब विकसित हुई, तो जिसके कारण भी एक बड़े आधार पर इस चीज़ को देखा गया था। सामाजिक परिणाम के बाद में आपका है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ कि सबसे पहले जब औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ तो लोकतंत्र की मांग उठी कि सबके अधिकार होने चाहिए, मजदूरों का टाइम होना चाहिए, कर्मचारियों का टाइम होना चाहिए, एक निश्चित नियमावली होनी चाहिए, और वो नियमावली राजतंत्र में कभी लागू नहीं हो सकती, लोकतंत्र में होगी। इसलिए औद्योगिक क्रांति के विकास का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहा था वो राजनीतिक परिणाम रहा था कि इस राजनीतिक परिणाम में लोकतंत्र की मांग उठी थी। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत क्यों, अब ये एक शब्द देखिए, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ गई, आज नरेंद्र जी मोदी जब भी कहते चाइनीज समाज उन्नत, तो हर देश को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए दूसरे बाजारों तक पहुंचना पड़ता है। अब उस समय अगर मान लो औद्योगिक क्रांति विकसित हो गई, उद्योग बन गए, उत्पादन ज़्यादा होने लगा, तो उसको खपाने के लिए बाजार चाहिए। अब बाजार चाहिए तो दूसरे देशों पर भी उसका अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। अब उन देशों पर अधिकार नहीं होगा तो अपना सामान कहाँ खपाएंगे। तो कहने का मतलब औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। भारत जैसे देशों की जो गुलामी दास्ता रही है उसका एक मुख्य कारण ये भी रहा है, और डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, और भी अंग्रेज भी आए। तो इनका आने का मूल उद्देश्य ये था कि यहाँ पर वो अपना व्यापारिक पड़ाव थे उसको स्थायित्व देना चाहते थे, इसके कारण भी ये हुआ था। मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का उदय हुआ। अब जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, शिक्षक थे, चिकित्सक थे, उसके अलावा जो आपके कर्मचारी थे, मजदूर वर्ग के जो अधिकारी थे, इन सब में क्या हुई थी, इनकी महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। आपस में महत्वाकांक्षा टकराई इनकी आपस के अंतर्गत, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या हो गए थे, महत्वाकांक्षी हो गए। अब उससे औद्योगिक क्रांति से पहले एक शब्द नहीं था, श्रमिक। अब जब उद्योगों में काम करने लगे तो श्रमिकों के क्या बन गए, संगठन बन गए। अब जब मजदूरों के संगठन बन गए तो उनके आंदोलन में परिणित हो गए, बड़े बड़े आंदोलन खड़े होने शुरू हो गए। तो श्रमिकों के संगठन का भी क्या हुआ, उदय हुआ। विश्व के मजदूरों में एकता की भावना उजागर हुई। मजदूरों ने एक निश्चित नियमावली और निश्चित दायरे में रहकर काम करना शुरू किया, अपने हक की मांग उठाने लगे। अगर औद्योगिक क्रांति नहीं होती तो विश्व जगत के मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं होता। उसके बाद में वैचारिक परिणाम भी कुछ हुए, लास्ट एंड फाइनल बिंदु है, वैचारिक परिणाम भी हुए। वैचारिक परिणाम कैसे हुए, आर्थिक उदारवाद का स्वागत हुआ। देखो उदारवाद मैंने पहले पढ़ाया था आपको, आर्थिक उदारवाद में जैसे जोलवेराइल संघ 1834 में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई आर्थिक उदारवाद एक दूसरे देशों के साथ उनके व्यवहारिक संबंध विकसित हुए। तो उदारवाद के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद आया, लिबरेशन आया, और समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद क्या कहते हैं, समाजवाद के जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बड़े समर्थक रहे। तो समाजवाद का मतलब ये होता है कि जहाँ पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन और वितरण के साधनों पर समान अधिकार हो। उत्पादन और वितरण, इसका मतलब समाजवाद के अंतर क्या है कि समाज में एक समानता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ उत्पादित होती है उसको बाजार में लाया जाता है, सबके लिए कीमत समान होती है, और वितरण भी बराबर होना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति की पहुंच तक वो क्या होनी चाहिए, चीज़ होनी चाहिए। अगर वो हर व्यक्ति की पहुंच तक नहीं होगी तो वो समाजवाद नहीं होता।
तो औद्योगिक क्रांति के कारण वैचारिक क्षेत्र में दो चीजें आई, आर्थिक उदारवाद का जन्म हुआ और समाजवाद का उदय हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र की मांग उठी, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, मध्यम वर्ग में महत्वाकांक्षा बढ़ी, श्रमिक आंदोलन हुए। सामाजिक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव आया, नए सामाजिक वर्ग उदय हुए, नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। उसके बाद में आपका जो यहाँ पर गंदी बस्तियां विकसित हुई, नई संस्कृति का जन्म हुआ, जनसंख्या के कारण क्या हुई, वृद्धि यहाँ पर हुई। तो ये कारण थे। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, नगरों का विकास हुआ, कुटीर उद्योग विकसित हुए। ये सारी चीजें उसके अंतर्गत क्या होती है, आती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे इस बिंदु के रूप में ये बात पढ़ी जाती है कि भाई जो हमारी औद्योगिक क्रांति है वो एक राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में यहाँ पर एक अच्छे बिंदु के रूप में लागू होती है। तो ये आज की क्लास थी, सभी बच्चों को अच्छी पसंद आई है। बहुत बच्चे इनको पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने PDF को पढ़ेंगे, पूरे नोट्स बनाएंगे। दादा दादी जी बड़े बुजुर्गों का आप ध्यान रखोगे, खुद स्वस्थ रहोगे। अब थोड़े दिनों की बात है, फिर हम स्कूलिंग एजुकेशन में जल्दी मिलेंगे तो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। आज 8 तारीख का वीडियो सोमवार का तैयार हो चुका है। कल मंगल को हम एक बार फिर मिलते और यूं ही हम पढ़कर आगे की ओर बढ़ते। तब तक के लिए मैं अनिल कुमार आपसे विदा चाहता हूँ और संस्था परिवार की ओर से आपके परिवार और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।